हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है ना। तो आप लोगों ने आई होप कि पिछला क्लास अटेंड करके आया होगा, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जो भी हमें काल्पनिक रेखा था, हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बेसिकली आपको अगर पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे एक अक्षांश से जीरो अक्षांश से एक अक्षांश जाने में कितना समय लगता है और कितना किलोमीटर होता है दूरी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको पता होगा, वो चीजें मैंने पीछे पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, फिर आप ये दूसरा क्लास अटेंड करें। तो आज बेसिकली हम बिना किसी देरी का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, आपको पहले ही पिछले क्लास में बता दिया गया था। ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक संरचनाएं के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पृथ्वी है ना, जो हमारे ये आप देख रहे हैं ग्लोब, है ना। ये ग्लोब पृथ्वी के हम लोग जो काल्पनिक रेखाएं थी, है ना, काल्पनिक रेखाएं जो भी थी, ये सारे जो रेखाएं थी, है ना, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज जो ये क्या है था, ये जो हॉरिजेंटल, आपको मैंने बताया था कल कि हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती है ना, हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती है वो क्या होती है कि वो होती है, जो क्षैतिज रेखा हिंदी में बोलते हैं हॉरिजेंटल रेखा, वो क्या होती है, वो होती है अक्षांश। और वर्टिकल जो रेखाएं होती है वो होती है देशांश। उन सब के बीचों में कितना दूरी होता है, जैसे हम बताए थे आपको, वर्टिकल में होती है 111.32 किलोमीटर, है ना। अक्षांश में जो होती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी जो होती है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। वो सब चीजें हम आपको पहले ही बता दी थी, कैसे समय निकालना होता है। वो सब चीज जो उसने वीडियो नहीं देखा है तो वो वहां जाकर के वीडियो देखें और आपको चीजें क्लियर हो गए। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज तो हम कल पढ़ लिए थे, ठीक है। ये सब मानक रेखा से भी हो गया था। आई होप कि आपने क्वेश्चन भी सोल्व आउट किया होगा, है ना। भारतीय मानक रेखा भी पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा क्लास दूसरा स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है ना। तो हम लोगों ने आज अच्छे से पढ़ने हैं और कॉपी कलम आप लेकर के बैठे हैं, ताकि इसको आपको चीजें को नोट डाउन भी करते जाए साथ साथ में। जब तक आप लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको लिखते रहना है, ठीक है। साथ 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 नहीं तो बाद में कम से कम लिखें उसको, चीजों को नोट्स बनाते जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचनाएं को देखेंगे, हम उन सब चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं कि उस पृथ्वी के अंदर क्या सब चीजें होती है, पृथ्वी के अंदर कितने पार्ट में पृथ्वी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है ना। उन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पृथ्वी को जो हम आपको बताएं तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे इस पृथ्वी के बारे में। तो ये आप पृथ्वी देख रहे हैं यहाँ पर सामने में, ठीक है। तो इस पृथ्वी के आपके बारे में, तो जब इसको आप बीचों बीच कट करते हैं ना, पृथ्वी जो है उसको हम लोग क्या किया, बीचों बीच कट किया। जब हम बीचों बीच कट करते हैं तो उसमें हम लोग देखा क्या, जो ऊपर की भाग होती है, ऊपर का जो आवरण होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, भूपटि कहते हैं या अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये 0 से 35 किलोमीटर तक हो सकता है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं कहीं पे आपको दिया होगा 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक भी। लेकिन हम लोग 35 किलोमीटर मान के चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 35 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए करेंगे। तो आप 35 किलोमीटर तक क्या होता है कि हमारा अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ क्रस्ट में देखिए क्या होता है कि कहीं पे अपना सागर है, मतलब समुद्र है, कहीं पे हमारा पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ भी है, कहीं पे पठार भी है, मैदानी क्षेत्र है ना। उन सब चीजों का हर जगह पे जो डिस्टेंस होगा वो अलग 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 होगा भूपट्टी का, ठीक है। कहीं पे 0 से 5 किलोमीटर भी हो सकते हैं, है ना। कहीं पे 0 से 18 किलोमीटर हो सकता है, कहीं पे 0 से 35 किलोमीटर हो सकता है, कहीं पे 0 से और भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ये आपका भूपट्टी हो गया। और भूपट्टी में क्या सब मिलते हैं, तत्व खनिज क्या सब मिलते हैं, वो सब चीजें भी आप आगे पढ़ते जाएंगे समय के साथ, ठीक है। अब उसके बाद भूपट्टी को 3 भाग में हमने आपको बताया डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, भूपट्टी। दूसरा क्या है, मेंटल। तीसरा क्या है, क्रोड। मेंटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूपट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। मेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं, मेंटल को हिंदी में कहते हैं प्रवाल। और क्या है लास्ट में, क्रोड। क्रोड को क्रोडी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब चीज क्या है कि हमारे जो पृथ्वी है, भूपट्टी तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, 35 किलोमीटर तक होते हैं, कहीं कहीं पे 0 से 100 किलोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जो वहां से 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो होते हैं वो होते हैं मेंटल प्रवाह होते हैं, मेंटल होते हैं, प्रवाह होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं तो मेंटल जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, मेंटल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेंटल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में, ठीक है। पहला जो ऊपर वाला मेंटल है, ऊपर वाला जो मेंटल है उसको हम कहते हैं स्थेनोस्फेयर,
स्थेनोस्फेयर कहते हैं उसको, हिंदी में अगर बोले तो दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थेनोस्फेयर इंग्लिश में वो क्या होता है? अर्ध तरल होता है। क्या होता है? अर्ध तरल होता है। लेकिन जो हम अर्ध तरल जो होता है ऊपर वाला भाग, ऊपरी मेंटल, लेकिन निचली जो मेंटल होता है, निचली प्रवाह जो होता है, ठीक है, निचला प्रवाह जो होता है वो क्या होता है? वो पूरा ठोस होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, है ना, कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। कि इसमें चट्टान जब हम पढ़ेंगे तो चट्टान भी आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं ना, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आता है क्रोड। तीसरा क्या आता है? क्रोड। पहला क्या था? अर्थक्रस्ट, दूसरा मेंटल। अब क्या आता है? क्रोड। क्रोड भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? दो भाग में डिवाइड किया गया है क्रोड को भी। क्रोड जो है बाहरी क्रोड, बाह्य क्रोड उसको बोलते हैं, एक आंतरिक क्रोड होता है। ठीक है, बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड जो होता है वो होते हैं बिल्कुल तरल होते हैं, पानी की तरह तरल होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पानी की तरह तरल होता है। लेकिन आंतरिक क्रोड जो होता है, आंतरिक क्रोड, उसमें वो क्या होता है? पूरा तरह से सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पूरा तरह से सॉलिड होता है और हार्ड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब हम एक एक चीजें, क्योंकि जो हमको पता है वो एक एक चीज करके देख लेते हैं, है ना। और एक चीज आपको बताएं, तो जो तरल जो होता है ना, बाह्य बाह्य क्रोड जो होता है वो तरल होता है। वहां पर अगर भूकंप की तरंगे आते हैं तो वहां पर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो पाता है। भूकंप की तरंगे पानी में, या वहां पे जो तरल वाला भाग होता है वहां पे ज्यादा रेंज तक नहीं जा पाता है भूकंप। ठीक है, सॉलिड में भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वही चीज लिखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं? क्या है कि पृथ्वी में कुछ सेकेंडरी परतें होती है, परतें होती हैं, है ना। हमने आपको परतें बताया, तीन तरह के परतें होते हैं। पहला होती है भूपट्टी। भूपट्टी देख सकते हैं आप, ये देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं, फिगर में भी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो है ना बहुत ही पतला होती है, देखिए पतली होती है, पतली परतें होती है भूपट्टी। फिर उसके बाद आती है मेंटल। मेंटल जो होता है, ये मेंटल, इसे प्रवार कहते हैं, ये प्रवार। ये आगे चलकर आपको बताएंगे, ये दो भाग में डिवाइड होता है, यहाँ से दो। ऊपर वाला जो भाग होते हैं ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। क्या? एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यहाँ पर है सेकंड, जो थर्ड जो है अपना पार्ट, ये आता है क्रोड। क्या आता है? क्रोड। क्रोड, ये क्रोड भी होता है, बाह्य क्रोड होती है। यहाँ पे देखिए आप, बाह्य क्रोड है, ये वाली बाह्य भाग है, और ये पूरा तरह से तरल होता है। क्या होता है? तरल। और ये क्या होता है? ये आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग जो है पूरा तरह से सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। आपको आगे चल के हम एक चीज बताएंगे, जब हम आपको इसमें बताएंगे तत्व क्या कौन सा। जैसे इसमें आपको दिखा हुआ है सीमा, सीमा है ना, मतलब SI से होता है क्या? सिलिकॉन, MSM मैग्नीशियम। क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये कहाँ पाया जाता है? मेंटल प्रवाह में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल प्रवाह में पाया जाता है। अगर भूपट्टी में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फेल्डस्पार पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फेल्डस्पार। हालांकि ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन अगर खनिज में पूछा जाएगा, तो तत्व में पूछा जाएगा खनिज में, तो वो क्या पाया जाता है? तो वो फेल्डस्पार पाया जाता है। ठीक है, वो चीजें हम आपको आगे सब चीजें बताएंगे। ठीक है, हालांकि 5% लोहा भी पाया जाता है भूपट्टी पे। ठीक है, उसी तरह मेंटल प्रवार में सबसे ज्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ये ऊपरी वाला भाग जो होता है मेंटल का, ये दुर्बलता मंडल मंडल इसको बोलते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं। और ये अर्ध तरल होता है, पूरा तरह से तरल नहीं होता, अर्ध तरल होता है। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है ऊपर के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे अर्ध तरल होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, ये वाले जो भाग होते हैं मेंटल का, ये जो आधा भाग जो होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, फिर यहाँ से जब आंतरिक बाह्य क्रोड में एंटर करेंगे, तो ये भाग जो है ना पूरा तरह से तरल होता है, पानी की तरह तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है। अर्ध तरल नहीं होता है, पूरा तरह से तरल होता है, पानी की तरह। ठीक है, और ये वाले जो भाग होते हैं तरल होते हैं। और ये वाले जो भाग है, जो अंदर के भाग होता है, ये होता है क्या? ये पूरा तरह से सॉलिड होते हैं। अगर आपको भी पता है, सॉलिड होने का मतलब है कि यहाँ की चट्टानें, यहाँ की धातुएं जो है ना बहुत सारी मजबूत होंगे, है ना, मजबूत होंगे और डेंस होंगे, काफी डेंस होंगे और मजबूत होंगे। तभी तो ये इतना इतना जो ताप ताप और दाब सब सह रहा है, फिर भी ये हार्ड है, कठोर है ना। तो मतलब यहाँ पर हार्ड होंगे। सॉरी सॉरी, हम अपना वीडियो को ऑफ कर दे देते हैं लाइव कट जाने के कारण। ठीक है, देखिए, ये जो अपना अपना है, इसमें बाह्य क्रोड में क्या होता है? कि बाह्य क्रोड में आपका, इसमें नीफे
पाया जाता है। निफे, निफे मतलब निकल, और एफ से, एफी से लोहा। ठीक है, इसमें निकल और लोहा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बाह्य करोड़ में, और अंदर के भाग में क्या पाया जाता है, आंतरिक करोड़। एक चीज आपको यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, कि जैसे आप मान लीजिए एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और पानी को आप जोर जोर से हाथ से अगर घुमाएंगे, वो पानी को घुमाने के बाद देखेंगे एक घूर्णन बन जाता है, घूर्णन, गति होने लगता है, ठीक है, पानी के अंदर। जब आप पानी को धीरे धीरे शांत होने देंगे, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और दूसरा बताते हैं। जैसे आपने ले लिया एक बाल्टी में, एक बाल्टी में पहले आपने ले लिया कोयला ले लिया, ठीक है, कोयला ले लिया, फिर उसके बाद मिट्टी ले लिया, फिर मिट्टी के लेने के बाद पानी ले लिया, फिर उसके बाद लोहा ले लिया, ठीक है। लोहा लेने के बाद उसको जोर से घुमा दिए, घुमाए उसको एकदम पानी को मिला दिए। अब उसको छोड़ देंगे शांति से, पहले क्या बैठेगा, जाहिर सी बात है, जो हार्ड है, लोहा हार्ड है, तो वो पहले बैठेगा। फिर उसके बाद क्या बैठेगा, उसके बाद अगर बैठेगा तो कोयला बैठेगा, है ना, अगर हार्ड होगा तो, जो भारी होगा। तो अब उसके बाद क्या, मट्टी बैठेगा, है ना, फिर उसके बाद पानी बैठेगा, फिर उसके बाद जो बचेगा थोड़ा सा जगह खाली, उसमें क्या होंगे, हवाएं होंगे ऊपर में, है ना। वो सब चीजें उसी तरह हमारे पृथ्वी भी अगर घूर्णन जो कर रही है ना, आपको भी पता है पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना, ये सूर्य की चक्कर लगाती है। ये सब चीज आपको आई होप के पता होगा, नहीं होगा तो हम आगे करके आपको सब चीजें बताएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है हमारा आंतरिक भाग, जैसे आंतरिक भाग है, उसी तरह जब ये घूर्णन करती है तो सबसे लोहा जो हार्ड होता है ना, लोहा भारी होता है, तो वो कहाँ आ जाता है, वो अंदर आ जाता है, सिर से नीचे आ जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे, इसके अंदर ज्यादा क्या मात्रा में पाया जाएगा, यहाँ पे लोहा पाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए निकेल है, और निकेल हार्ड भारी होता है, और एफी लोहा, लोहा भी भारी होता है, तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह इससे हल्का पाया जाता होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन मेंटल में पाया जाता है, और मैग्नीशियम ऊपर पाया जाता है, ठीक है। उससे हल्का, उससे हल्का फेल्ड्सपार पाया, जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, उससे भी हल्का हवाएं होती है, ऑक्सीजन होते हैं ना, तरह तरह की गैसें होती है, तो वो कहाँ अपने एनवायरमेंट में पाया जाता है, ये एनवायरमेंट के बाहर पाया जाता है, पृथ्वी के बाहर पाया जाता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में नहीं तो आप एक बार वीडियो को पीछे करें और अच्छे से सुने, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। आपको हम आई थिंक यहाँ तक समझाने में आपको तात्पर्य रहे होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं में कुछ भूपटि, तीन भूपटि परतें में विद्यमान होते हैं। पहला भूपटि, तीसरा मेंटल, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड, ये होते हैं। मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया, और बाह्य क्रोड को भी दो भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। आई होप कि आपको हम इतना चीज समझा पाए होंगे कि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए देखिए, ये यहाँ क्या है, पृथ्वी के आंतरिक दशा के ज्ञान के स्रोत। ये मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक दशा के ज्ञान के स्रोत कह रहे हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। हम स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, पृथ्वी में जो हम लोग जो इतना स्टडी कर रहे हैं कि पृथ्वी नहीं इतना अंदर है, पृथ्वी इतना गहरी है, इतना अंदर तक गया है, लगभग 6,000 किलोमीटर तक अंदर गया हुआ है पृथ्वी। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि इसके अंदर ये लोहा ज्यादा पाया जाता होगा, इसके अंदर ये खनिज ज्यादा होंगे, है ना, कि इसके अंदर अर्ध तरल मेग्मा है ज्यादा, वहां पे तरल है, यहाँ पे अर्ध तरल है, ऐसा हमें कैसे पता चलता है ना। इसका हमको पता दो तरह से चलते हैं, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत से चलता है, एक अप्रत्यक्ष स्रोत से चलता है। किसे पता चलता है, एक प्रत्यक्ष स्रोत जिसका हमें हूँ वो एग्जैक्ट हमें पता चलता है प्रत्यक्ष तरीके से, जिसको हम देख सकते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अब अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होती है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके, तो उसे हम समझने का कोशिश करते हैं। पहले डायरेक्ट सोर्स जो है ना, प्रत्यक्ष स्रोत है ना, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर है खनन स्रोत। क्या है, खनन स्रोत। हम जो खनन करते हैं, खनन जो करते हैं, उसमें हम लोग मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, कोयला मिलता है। उससे जो हम लोग देखते हैं खनन करके, ठीक है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है कि नहीं, पृथ्वी के अंदर ये सब चीजें होती है ना, ये सब चीजें होती है। ये उससे हमें ये पता चलता है। और क्या चलता है पता है? दूसरा जो हमें चलता है, ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी। मेग्मा जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना, आपको भी पता है ज्वालामुखी निकलते हैं पृथ्वी के अंदर, ज्यादातर समुद्र के अंदर निकलते हैं मेग्मा, हालांकि, लेकिन पृथ्वी पे भी आप लोगों ने देखा होगा निकलते हुए मेग्मा। नहीं देखा होगा तो वीडियो में देखा होगा जरूर। तो आपने देखा होगा ज्वालामुखी कैसे निकलता है पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। तो वहां से भी कुछ जो मटेरियल होता है वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है, मिट्टी वहां का जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से, और उसे जाकर के लैब में चेक किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हो सकती है ना, क्या किस किस टाइप के खनिज मिलते हैं, किस किस टाइप के तत्व मिलते हैं ना, वो सब चीजें हम इसमें चेक कर लेते हैं,
ठीक है, ये तो हमारे हो गए प्रत्यक्ष स्रोत, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत भी है। ठीक है, और प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तापमान, तापमान से भी हमें पता चलता है ना। कैसे? मान लीजिए क्या, प्रत्येक 32 मीटर को, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम हो जाता है। प्रत्येक 32 मीटर अगर हम धरती के अंदर जाते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे प्रत्येक 32 मीटर अगर अंदर की ओर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो 1 डिग्री तापमान की क्या होती है? कमी आती है, ह्रास आती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दबाव की वजह से, दबाव की वजह से भी हमें पता चलता है कि मान लीजिए किसी चट्टान पे अगर तापमान पड़ा, दबाव पड़ा, फिर वो बाहर आया, तो उससे हमें ये सब पता चल रहा है ना कि तापमान भी लग रहा है पृथ्वी के अंदर, दबाव भी पड़ रहा है पृथ्वी के अंदर, है ना। आपको आगे चल के बताएंगे, एक कायांतरित चट्टान होते हैं जो दबाव और ताप के कारण ही अपना स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लेता है ना। तो वो कैसे करता है? तो वो सब चीजें इसी की वजह से होता है, तापमान के कारण, दबाव के कारण, है ना, इन सब चीजों के कारण होता है। तीसरा होता है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी जो उसको बोलते हैं, घनत्व, काफी घनत्व है, डेंस है ना, कॉम्पैक्ट है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम, है ना, घन सेंटीमीटर पृथ्वी सभी होती है। ठीक है, पृथ्वी सभी ग्रहों में सर्वाधिक सघन है। पृथ्वी जो है ना, सभी जितने भी ग्रह हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे ज्यादा सघन क्या है? पृथ्वी ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट, सबसे ज्यादा कठिन क्या है? कि ये है हमारा आपका, आपको बताएं तो पृथ्वी है। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है पृथ्वी पे? उल्का पिंड के से भी पता चलता है। उल्का पिंड से हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से पता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपको हम आगे बताएंगे, जब हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर जब आपको हम पढ़ाएंगे, तब वहां पे आपको बताएंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। लेकिन हल्का अभी समझने के लिए आपको बताया, तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, तो यहाँ पर जो है ना, पृथ्वी के अंदर जो इसमें जो खनिजें पाई जाती है, जैसे मान लीजिए आपका लोहा हो गया, है ना, सिलिकॉन हो गया, जब आपस में ये घर्षण करते हैं, जब आपस में घर्षण करते हैं ना, जब ये घूमती है जोर से, तो आपस में घर्षण भी होती होगी। जब घूमती है बहुत ही तेजों से और इसमें घर्षण होती है, जैसे आप देखते हैं उल्का पिंड जब हवा से गिरती है तो कैसे आग लग जाती है पिंड, उल्का पिंड में हवा के कारण, ऑक्सीजन के कारण। उसी तरह जब अंदर घर्षण होता है, तो अर्थ में घर्षण होता है तो कुछ तो होता होगा ना, तापमान बढ़ता होगा, है ना। तापमान बढ़ता होगा, गर्मी होता होगा, इससे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता होगा। इससे जो रेडिएशन निकलता है उसे ही चुंबकीय तरंग कहते हैं। वो चुंबकीय खिंचाव करता है, चुंबकीय तरंग कहते हैं। वो चुंबकीय तरंग क्या होता है? नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से नहीं, साउथ पोल से निकलती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, साउथ पोल से, यहाँ पर साउथ पोल से निकल रही है, और ये कहाँ जा रही है? नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में। अब आगे आगे आपको बताएंगे आयन मंडल जो होते हैं हमारे एटमोस्फेयर में, आयन मंडल भी इतना जाने, आयन मंडल होती है। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो सब इसी चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र से जो है, ये जो तरंगे जो निकल रही हैं, यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये ध्रुव पे आकर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाते हैं? ध्रुव पर आ जाते हैं, ध्रुव के सामने यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के पास नहीं, मतलब यहाँ पे ध्रुव के सामने आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाते हैं। साउथ पोल पे भी है, नॉर्थ पोल पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी फैला हुआ रहता है, सब आकर के यहाँ सिमट जाते हैं। तो यहाँ पे सिमटने के बाद जब ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र जो निकलते हैं वहां पे जब पड़ते हैं, जब यहाँ से सूर्य की किरण भी जब पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ने पर जब यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जब सूर्य की किरणें आती है, यहाँ पे जब पड़ती है सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे एक चमक होती है जिसको अरोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोड़ा। ठीक है, वो चीजें हम आपको आगे अच्छे से समझाएंगे कि अरोड़ा एक्चुअल में होती किस तरह से, कैसे ये काम करता है, सूर्य की किरणें एक्चुअल में आती कैसे है, वो सब चीजें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि पृथ्वी पर जो घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र से जो तरंगे निकलते हैं, वो पृथ्वी के चारों तरफ हो जाती है। क्या होती है? पृथ्वी के चारों तरफ होती है चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है कि भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे भी निकलते हैं, कैसे हम लोग माप लेते हैं कि ये 6.8 डिग्री का भूकंपीय तरंगे है, 5.4 का भूकंपीय तरंगे है ना, उसको हम जो लोग माप लेते हैं, वो भी मापते हैं। वो भी क्या कहता है? अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया। अब देखिए, भूकंपीय तरंगे का नाम जैसे है, तो भूकंपीय तरंगे के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दें आपको। भूकंपीय तरंगे जो होते हैं, इनकी गति व दिशा आंतरिक चट्टानों, शैलों की सघनता और कठोरता पर निर्भर करती है। भूकंप की तरंगे जो होती हैं, आपको पहले भी बताया कि तरल में ना भूकंप की तरंगे नहीं फैल पाती है ज्यादा, लेकिन वही कठोर में जो है ज्यादा दूर तक तरंगे फैल सकती है। ठीक है,
फैल जाती है। और ज्यादा इसलिए आप देखेंगे कि पहाड़ों पे जो ज्यादा हार्ड होती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ज्यादा नुकसान कर जाते हैं, जान माल की क्षति ज्यादा होती है भूकंप के कारण। आपने सुना होगा नेपाल में अभी हाल ही फिलहाल में अपना अफगानिस्तान में आया हुआ था भूकंप, ठीक है। वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, भारत से मदद भी भेजे गए हैं, है ना। अब देखिए भूकंप के तिरंगे दो तरह के होते हैं, एक होता है अभ्यंतरिक तिरंगे, एक होता है धरातलीय तिरंगे। एक क्या होता है अभ्यंतरिक तिरंगे, एक होता है धरातलीय तिरंगे, ठीक है। अभ्यंतरिक तरंगे क्या होती है, दो तरह के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। क्या होते हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, ये ध्वनि तरंगे के समान होती है। क्या होती है, ये ध्वनि तरंगे के समान होती है। जैसे इसमें किसमें होता है, ठोस पे होता है, द्रव्य पे होता है एवं गैस, तीनों माध्यम से चलती है। ठोस में भी चलती है, द्रव्य में भी चलती है, गैस पे भी चलती है, तीनों माध्यम में चलती है ये। उदाहरण पी तरंगे है। ये पी तरंगे क्या है, ये हम आपको आगे समझाएंगे अच्छे से, जब हम आपको भूकंप अच्छे से पढ़ाएंगे ना, तब उस टाइम हम बताएंगे आपको पी तरंगे क्या हुआ है, एस तरंगे क्या है ना, वो सब चीजें हम आपको अच्छा से बताएंगे। तरंगे मतलब होता है वेव, वेव, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे, अब अनुप्रस्थ तरंगे देखेंगे, ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। क्या होती है, ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होते हैं, ध्वनि तरंगों के समान होते थे, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं, प्रकाश तरंगों की तरह के समान होते हैं। याद रखने का तरीका है अनुप्रस्थ, प्रस्थ से आप प्रकाश याद रख सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होगी, प्रकाश तरंगों के समान रहेगी। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य, धैर्य मतलब ध्वनि, नहीं, ये धैर्य मतलब ध्वनि नहीं, मतलब ये इस तरह आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ये ध्वनि तरंगे के समान होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। इसमें देखेंगे केवल ये ठोस माध्यम पर चलती है। अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ चलती है, केवल ठोस माध्यम पे चलती है। ये तरल माध्यम पे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, गैस पे बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, ठीक है। ये केवल ठोस तरंगों पे, ठोस माध्यम पे चलते हैं, ठीक है। जैसे चट्टान पे चलेंगे ना, पृथ्वी पे चलेंगे, पठार पे चलेंगे, है ना, ठोस जगह पे चलेंगे। जैसे उदाहरण का अगर बात करेंगे तो ये एस तरंगे होता है, ये एस तरंगे होता है, ठीक है, ये एस तरंगे होते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं को क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम उसे क्या करेंगे, जैसे हम लोग अब मार्केट में जाते हैं, तारबूज लेते हैं, तारबूज लेते हैं तो उसको बीच से कट करके देखते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा निकाल के आपको देता होगा, उसके अंदर पता चलता है कि ये मीठा है कि नहीं, आप टेस्ट करते हैं। उसी तरह हम पृथ्वी को लेंगे और बीच से बीच काट के, बीच से बीच काटेंगे नहीं, मतलब एक कोना हम आपको काट के दिखाते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो ये चलिए देखिए आप, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, उसका एक कोना काट लिया है, ठीक है, एक कोना काटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट सेकंड मेरे भाई। हाँ, चलिए देखिए, क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आपको भी पता है, ये भूपट्टी है, और ये मेंटल है, और ये क्रोड है, ठीक है। मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रोड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से आधा, यहाँ से कट किए हैं, ठीक है। इसको इस तरह से कट करके इधर निकाल लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं, ये क्या हो गया, हमारा पहाड़ हो गया, ठीक है, ये पर्वत हो गया, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, और जलीय वाला भाग भी है ना, समुद्र है, महासागर है ना। तो हम उन सब चीजों को यहाँ पे दर्शाएं। ये पहाड़ हो गया, ये पठार हो गया, ये जलीय वाले भाग हो गए ना। तो यहाँ पे क्या कि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भूपट्टी में यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है ना, ज्यादा डिस्टेंस है। आपको एक चीज बताएं, तो यहाँ पे ना अर्ध तरल जो ये है, पहले आपको पर्वत, ये भूपट्टी समझाते हैं। भूपट्टी ये हुआ, ये कहाँ से 0 से 35 किलोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है, 0 से 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये यहाँ पर भी होते होंगे, यहाँ पर कितना होता है, 0 से 5 किलोमीटर तक होते होंगे, या 0 से 10 किलोमीटर तक होते होंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 0 से 18 किलोमीटर तक होते होंगे, 0 से 20 किलोमीटर तक, टोटल 35 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। ये अपना भूपट्टी होता है, ठीक है। यहाँ भूपट्टी और ये मेंटल है, भूपट्टी और मेंटल को जो अलग करता है, यहाँ पे एक लेयर बनता है। ये लेयर जो होती है, कैसे पता चलेगा लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा होगा ना अंतर, मिट्टी का हो रहा होगा या फिर किसी भी चीज का हो तो रहा होगा अंतर। तो ये वही जो यहाँ पे लेयर बनता है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, मुंह और संबद्ध। क्या बोलते हैं, मुंह और संबद्ध। ये क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता, असंबद्धता, क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये क्या आ रहा है, प्रवाह आ रहा है, जिसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल को आपको बताया था, दो दो भाग में डिवाइड किए गए, यहाँ से यहाँ तक पूरा मेंटल है, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है,
ये देखिए, ये एक दो भाग में डिवाइड किया, ये ऊपरी प्रवाह है क्या, ये निचला प्रवाह हो गया। तो ऊपरी प्रवाह को क्या बोलते हैं, अर्धतरल बोलते हैं। ये क्या अर्धतरल होता है, क्या होता है अर्धतरल, इसको बोलते हैं क्या, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, स्थेनोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और ऊपरी प्रवाह और निचला प्रवाह को जो बीच में अलग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। ठीक है। और जो उपरा प्रवाह ऊपरी प्रवाह जो होते हैं वो अर्धतरल होते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं। लेकिन निचली प्रवाह जो होता है वो ठोस होता है, क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है। अब निचले प्रवाह के बाद क्या आ जाएंगे, ये कितना होता है, 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक होते हैं दूरी इसका। ठीक है। अब 29 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक क्या होता है, बाह्य क्रोड होता है, जो तरल होते हैं, पूरी तरह से तरल होते हैं। क्रोड भी दो भाग में डिवाइड है, एक ठोस है एक तरल है। ठीक है। ये बिल्कुल तरल, पानी की तरह तरल होता है। ठीक है। 5150 किलोमीटर तक। ठीक है। 5150 किलोमीटर। लेकिन देखिए, निचला प्रवाह और बाह्य क्रोड के बीच में जो लेयर बन रहा है उसे तो क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग विसंगति बोलते हैं। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग विसंगति बोलते हैं। ठीक है। ये जो बाह्य क्रोड है, आउटर क्रोड, कोर जो है आउटर कोर, इसको क्रोड बोलते हैं हिंदी में। आउटर कोर जो है, हाँ, ये तरल होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये कितना दूर तक होता है तरल, 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता है। अब लेकिन 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता तो है, लेकिन 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर जो बोलते हैं इसको, 6371 किलोमीटर, ये क्या होता है, ठोस होता है, बिल्कुल ठोस होता है। ठीक है। इसे हम लेहमैन विसंगति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लेहमैन विसंगति कहते हैं। ठीक है। इस वाले जिस जो लेयर अलग कर रहा है इस दोनों को, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो अलग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेहमैन विसंगति कहते हैं। ठीक है। इसे इनर क्रोड भी कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी यहाँ तक। वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट यहाँ पे दिया है, क्रस्ट को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। 0 से 30 किलोमीटर ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट को 3 से 200 किलोमीटर तक इसमें बताया गया है। लेकिन आप क्रस्ट को एक ही सिंगल में याद रखें, उतना नहीं डिटेल्स में पूछा जाएगा। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, मोहो रेविरिक असभ्यता, इसको मोहो असभ्यता भी बोल सकते हैं, या मोहो रेविक असभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो बीच में अलग होता है उसे रेपिटेटिव सभ्यता बोलते हैं। निचली मंडल और बाह्य मंडल को गुटेनबर्ग सभ्यता बोलते हैं। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को लेहमन विसंगति बोलते हैं। ठीक है। ये सब कुछ किलोमीटर दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हमने ये आपको बताया है, ये आप नोट डाउन कीजिए, और इसी को आप लोग, ठीक है, देखिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है भूपट्टी, भूपट्टी के बारे में है। फिर क्या है, प्रवार के बारे में है, निचली प्रपट्टी के बारे में, लोअर प्रपट्टी के बारे में। फिर क्या है, प्रवार के बारे में। फिर इसको बाद में हम लोग अपने अच्छे से पढ़ लेंगे अलग क्लास में, अभी फिलहाल समझ ही लेते हैं खाली। ठीक है, कि पढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अभी देखते हैं, रुकिए। अभी एक पॉइंट और है जिसको, ये देखिए, इस फिगर में देखिए, ये जो पृथ्वी है, हम यहाँ बीच से हमने कट किया, ये कट किया, तो ये समुद्र वाले भाग है ना, यहाँ पहाड़ है, इधर पठार है ना। तो इस वाले, ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गया, ये वाला भाग अर्थ क्रस्ट। लेकिन आपको एक चीज बताएं, अर्थ क्रस्ट से ये जो नीचे है ना, ये दुर्बलता मंडल का जो होता है, मेंटल जो होता है, ये मेंटल वाला भाग, इस मेंटल में क्या होता है ना, ये देखिए मेंटल है, ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। इसमें इसके ऊपर जो है ना भूपट्टी है, उसको दिखाया नहीं गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है, दुर्बलता मंडल है, इसके थोड़ा सा ऊपर में ना, ये पर है तो परवार का है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ठोस भाग होता है। ठीक है, ठोस भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक ठोस भाग होता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक है क्रस्ट। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ठोस है, मेंटल, मेंटल भी थोड़ा सा ठोस है, लेकिन बीच में जो है दुर्बलता मंडल है। ठीक है, ये दुर्बलता मंडल है यहाँ से, ये अर्ध तरल होती है, फिर ठोस होता है। ठीक है, ये ठोस होता है यहाँ तक। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये बाह्य क्रोड आ गया, बाह्य क्रोड है, ये पूरे तरह से लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, पूरा तरल होता है। फिर उसके बाद आ जाइए सॉलिड, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें नीफे पाया जाता है, मतलब निकेल और लोहा पाया जाता है। और इसमें मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा पाया जाता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है।
ऊपर में आपको बताया तो फेल्डस्पार पाया जाता है सबसे ज्यादा, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेल्डस्पार पाया जाता है। 5% आपको बताया तो लोहा भी पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी वैसे पाया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आप देख सकते हैं। देखिए, भूपट्टी क्रस्ट गहराई पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, है ना। सब चीजें दिया गया हुआ है। और ऊपरी पर्पटी अपर क्रस्ट में क्या है, इसे महाद्वीपीय पर्वत पर्पटी भी कहते हैं। यह मुख्यतः सिलिका व एल्यूमिनियम से निर्मित है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है, इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम से निर्मित है। इसमें इसमें मुख्यतः ग्रेफाइट प्रकार के सेलें पाए जाते हैं। सेलें मतलब चट्टाने, चट्टाने पाए जाते हैं, ग्रेनाइट प्रकार के चट्टाने पाए जाते हैं। निचली प्रॉपर्टी लोअर क्रस्ट क्या होता है, इसमें महासागरीय प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसे महासागरीय प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इससे मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम सीमा तत्व ही पाया जाता है। सीमा तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। मुख्यतः बेसाल्ट प्रकार की शैलें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भूपट्टी में सबसे अधिक सिलिका प्रधान खनिज अर्थात फेल्ड्स्पार पाया जाता है, फेल्ड्स्पार पाया जाता है, ठीक है। कॉनराड विसंगति ये सब तो बता दिए थे, ये ऊपरी और निचली प्रपट्टी के मध्य है, ठीक है। ऊपरी प्रपट्टी और निचली प्रपट्टी के जो है ना मध्य क्या है, कौन, ये क्या है, कॉनराड विसंगति, क्या है, कॉनराड विसंगति, ठीक है। ये देखिए कॉनराड विसंगति है ना, और सभ्यता बोलते हैं विसंगति को, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा आपको यहीं पे। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को और शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, हम आपके लिए और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से हम आपके बीच लाइव वीडियो को अच्छे से बनाकर एडिट करके और ये तरीके से, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हम जितना पढ़े हैं उसको लिखवा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे देखते हैं कुछ और अच्छा चट्टाने हुआ तो चट्टाने पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।